इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 8 अध्याय 1 और अध्याय का नाम है विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज यात्रा। इस अध्याय की पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और वह वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इसमें है, यहाँ से प्रारंभ करते हैं हम। हमारा रोमांचक खोज अभियान इस वर्ष में हमें अदृश्य सूक्ष्मजीवों से लेकर ऐसी ग्रहव्यापी चुनौतियों तक ले जाएगा जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखें। वीडियो को देखते देखते आपको पाठ अच्छी तरह समझ आ जाएगा और याद हो जाएगा। इसमें यहाँ कक्षा 8 के स्टैंडर्ड के अनुसार जो भाषा है उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम इसको इस तरह से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ये सब समझ आए और पढ़ने में आपकी रुचि हो। हमारा रोमांचक खोज अभियान इस वर्ष हमें अदृश्य सूक्ष्म जीवों से लेकर ऐसी ग्रहव्यापी चुनौतियों तक ले जाएगा जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसमें अदृश्य शब्द है जो दिखाई न दे, और अभियान है किसी चीज़ को सफल बनाने के लिए उसके प्रति बार बार ध्यान देना, उस काम को बार बार करना, वो क्या कहलाता है? अभियान कहलाता है। ग्रह व्यापी चुनौतियों तक ले जाएगा जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। हम जल की एक बूंद जितनी छोटी वस्तु की जांच से अपनी खोज आरंभ करेंगे और उन सूक्ष्म जीवों के छिपे हुए संसार को उजागर करेंगे जो अदृश्य तो हैं परंतु वे हमसे गहन रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें कहता है भी हम जल की एक बूंद छोटी वस्तु है, जैसे एक बूंद जितनी छोटी वस्तु है उसकी जांच से आरंभ करेंगे। और सूक्ष्म जीव जो हैं, सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? कि ऐसे जीव जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देते। एक छिपे हुए संसार को उजागर करेंगे जो अदृश्य तो हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते परंतु हमसे गहन रूप में जुड़े हुए हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अदृश्य सहायक हैं जो भोजन को पचाने में, हमें औषधि निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। तो इसमें कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे हैं जो अदृश्य हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते परंतु भोजन को पचाने में और औषधियों के निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है भी सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या करते हैं? हम कहेंगे कि सूक्ष्म जीव जो अदृश्य हैं या लाभदायक सूक्ष्म जीव है भोजन को पचाने में और औषधियों के निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। इसमें आगे है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? हम इन संक्रमणों से कैसे लड़ते हैं? हम जानेंगे कैसे पौष्टिक भोजन, व्यायाम, औषधियाँ और टीके हमें स्वस्थ रखने और संक्रमणों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। इसमें यहाँ पर है पौष्टिक भोजन, व्यायाम, औषधियाँ और टीके जो है हमें स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं और संक्रमणों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। इसमें ये चित्र दिखाया गया है कि यहाँ जो है ये टीका जो है लगाया जा रहा है, डॉक्टर के द्वारा टीका लगाया जा रहा है। तो इसमें हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ये प्रश्न भी बन जाता है। पौष्टिक भोजन लेने से, व्यायाम करने से, औषधियाँ और टीकों का प्रयोग करने से। यदि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हम क्या लेंगे? औषधियाँ लेंगे और टीका लगवाएंगे। तो ये प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। परंतु यह तो केवल एक आरंभ है। वर्तमान में विज्ञान हमारे जीवन को उन्नत बनाने की एक प्रमुख भूमिका निभाता है। वर्तमान में यानी इस समय में, जो समय चल रहा है, विज्ञान हमारे लिए क्या भूमिका निभाता है? उन्नत बनाने की। क्या चीज़ है? उन्नत बनाने की, हमारे जीवन को एक सरल बनाने की प्रमुख भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए हम अपने जीवन को सरल बनाने हेतु अनेक प्रकार से विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। जैसे घरों में बिजली से के यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसमें घरों में क्या बिजली है? जैसे प्रेस है, हीटर है, एसी है, ये सभी क्या है? बिजली से चलते हैं और ये हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं। हम शीतकाल में स्वयं को गर्म रखने के लिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं, जबकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मोटरों और मशीनों के परिचालन में सहायता करता है। तो शीतकाल में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। तापीय प्रभाव का क्या अर्थ है? तो तापीय प्रभाव का अर्थ है जैसे हीटर है,
हम सर्दियों में हीटर का प्रयोग करते हैं। हीटर क्या है, ताप उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा का ऐसा प्रभाव जो ताप उत्पन्न करे, यानी टेम्परेचर बढ़ाए या टेम्परेचर पैदा करे, उसको कहेंगे तापीय प्रभाव कहेंगे। तापीय प्रभाव पर कौन से यंत्र काम करते हैं? विद्युत प्रेस तापीय प्रभाव पर काम करती है। विद्युत हीटर है वो भी तापीय प्रभाव पर काम करता है। जबकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मोटरों एवं मशीनों के परिचालन में सहायता करता है। जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है किस चीज में सहायता करता है? मोटरों में और मशीनों के परिचालन में। ये परिघटनाएं मौलिक बलों पर निर्भर करती हैं। अतः विद्युत के कार्य के निरीक्षण के पश्चात हम उन बलों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं को तीव्र, धीमा अथवा दिशा को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। तो बल का क्या प्रभाव है? बल वस्तुओं को तीव्र कर सकता है, गति को तीव्र कर सकता है, धीमा कर सकता है, अथवा वस्तु की दिशा को, गति की दिशा को बदल कर सकता है। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम पुस्तक के सभी अध्यायों के विषय में पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक अध्याय में कौन कौन से टॉपिक आएंगे और उसके विषय में हमने किस चीज़ का अध्ययन करना होगा, किस टॉपिक का अध्ययन करना होगा। इस तरह से इस पुस्तक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए इस अध्याय में सभी अध्यायों का वर्णन जो है किया गया है। बलों के विषय में पढ़ने के, समझने के पश्चात हम यह समझ सकते हैं कि वायु के ऊपर उछाली गई गेंद पुनः धरती पर क्यों गिरती है या ब्रेक लगाने पर कार क्यों रुकती है। जब गेंद को ऊपर उछाला जाता है तो दोबारा वो पृथ्वी पर क्यों गिरती है, या ब्रेक लगाते हैं तो कार क्यों रुक जाती है। हम इसके विषय में भी इस पुस्तक में अध्ययन करेंगे। क्या यह हमें दाब के संबंध में विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि किस वस्तु पर बल कैसे वितरित होता है। कोई भी वस्तु है, जब किसी पर दाब लगाया जाता है तो बल किस प्रकार से इसमें वितरित होता है। वितरित मैंने वितरण शब्द है। वितरण का मतलब है बांटना, वितरित होता है बांटना। यानी जब कोई वस्तु उस पर दबाव लाएंगे तो दबाव जो है, वस्तु पर जो बल है किस तरह से बंटेगा सारी वस्तु के ऊपर। बल एवं दाब की ये अवधारणाएं वायु की गति को भी निर्धारित करती हैं। तो वायु की गति, वायु की गति क्या है? मतलब वायु कैसे चलती है। वायु कभी की गति कभी तेज होती है, कभी कम होती है। तो ये सभी अवधारणाएं बल और दाब पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? बल और दाब पर। दाब में थोड़ा सा अंतर हल्की वायु का कारण बन सकता है, जबकि दाब का अधिक अंतर तेज हवाओं और कभी कभी चक्रवात का भी कारण बन सकता है। तो इसमें दाब का थोड़ा सा अंतर किसका कारण बन सकता है? हल्की वायु का। और दाब का अधिक अंतर किसका बन सकता है? चक्रवात का भी कारण बन सकता है। तो इसमें यह प्रश्न बन जाता है भी, दाब के अंदर यदि हल्की वायु का अंतर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ा कम अंतर है, तो हल्की वायु चलेगी। यदि अंतर ज़्यादा आ गया तो क्या होगा? चक्रवात भी आ सकता है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस तरह से इसमें आगे यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर इससे आगे है, इस प्रकार ये बल झंझावातों और चक्रवातों जैसे मौसम संबंधी उग्र परिघटनाओं से संबंधित है। तो क्या भी झंझावातों और चक्रवातों जैसी मौसम संबंधी उग्र परिघटनाओं से संबंधित हैं, जो हमारे दैनिक जीवन, कृषि और यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। तो उसमें वायु दबाव या वायु दाब कह सकते हैं। ये क्या है भी, झंझावातों, चक्रवातों जैसे मौसम संबंधी उग्र परिघटनाएं या परिवर्तन होते हैं उससे संबंधित हैं। ये हमारे दैनिक जीवन को, कृषि को, यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं वो हमारे लिए क्या प्रभाव लेकर के आती हैं या उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें दैनिक जीवन के ऊपर भी, कृषि में भी, और यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा को भी वो प्रभावित करती हैं। इससे आगे है, वायु कैसे दाब डाल सकती है अथवा जल एक निश्चित तापमान पर क्यों उबलता है। वायु कैसे दाब डालती है, जल एक निश्चित तापमान पर क्यों उबलता है। इसे भांति भांति समझने हेतु हमें इन पदार्थों का आकार वर्धन कर यह देखना होगा कि वे किस प्रकार के कणों से निर्मित हैं, और यह भी समझना होगा कि वे किस प्रकार गति करते हैं। वायु कैसे दाब डालती है अथवा जल
एक निश्चित तापमान पर ही क्यों उबलता है? भी जब हम जल को गर्म करते हैं तो जल क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, भी उससे कम ज़्यादा तापमान पर क्यों नहीं उबलता? इसे भांति-भांति समझने हेतु हमें इन पदार्थों का आकार वर्धन कर हम इन पदार्थों के आकार को बढ़ा करके देखना होगा कि वे किस प्रकार कणों से निर्मित हैं, कि जो पदार्थ जो है किस प्रकार के कणों से निर्मित हैं। साथ ही ये समझना होगा कि वे किस प्रकार गति करते हैं, जो पदार्थों के कण हैं वो किस प्रकार गति करते हैं। हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से निर्मित है। तो इसमें कहता है भी हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हम संसार में देखते हैं सभी वस्तुएं जो है छोटे छोटे कणों से निर्मित है। ठोस पदार्थों में ये कण अधिक गति नहीं कर सकते, जबकि गैसों में मुक्त रूप से गति करते हैं। जो कण है, सबसे पहले ये प्रश्न बन जाता है भी हमारे संसार की प्रत्येक वस्तु किससे निर्मित है? हम कहेंगे छोटे छोटे कणों से। दूसरा है ये कणों के बारे में कहता है ठोस पदार्थों में ये कण अधिक गति नहीं करते। सबसे कम गति किसमें होती है? ठोस पदार्थों में होती है। और गैसों में सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? अभी गैसों में मुक्त रूप से गति कर सकते हैं, क्योंकि जो ठोस पदार्थ हैं उनमें जो कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो ज्यादा होता है। ठोस, द्रव और गैस जो तीनों पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनमें से जो ठोस पदार्थ हैं उनमें कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, और जो गैस हैं उनमें कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है। इसलिए ठोस पदार्थों में कण जो है अधिक गति नहीं करते, जबकि गैसों में ये मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। सबसे पहले क्या है? ठोस पदार्थ दिखाए गए हैं। ठोस पदार्थ में जो कण है वो पास पास में दिखाए गए हैं। उसके बाद में फिर ये द्रव दिखाया गया है, तो इसमें जो कण है इनके बीच में जो है फासला बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाती है इसमें बीच में। और फिर आगे क्या गैस दिखाई गई है इस गुब्बारे के अंदर, इसमें कण जो है दूर दूर दिखाए गए हैं। इससे आगे है हमारे आसपास की वस्तुओं को वर्गीकृत करना विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उनको बांटना विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हम वर्गीकृत करना मतलब बांटना। हम अपने आसपास के पदार्थों को तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। हम आसपास के तत्वों में, यौगिकों में और मिश्रणों में। तो ये प्रश्न बन जाता है अभी हमारे आसपास के पदार्थों को हम किन समूहों में बांट सकते हैं? क्या लिखेंगे? तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों में। तत्वों में शुद्ध पदार्थ आते हैं, यौगिकों में 2 या 2 से अधिक संयोजित तत्व होते हैं, और मिश्रण में ऐसा संयोजन है जिन्हें भौतिक रूप से पृथक किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? तत्व है। तत्व क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि तत्व हैं। यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक संयोजित तत्व हैं, जैसे जल है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। जल में क्या होता है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये निश्चित अनुपात में होते हैं। इससे आगे हम इनके विषय में आगे पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। आगे मिश्रण है। मिश्रण में ऐसा संयोजन जिन्हें पृथक रूप से, भौतिक रूप से पृथक किया जा सकता है, में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे लोहे का चूर्ण है और रेत है, इसका चूर्ण है। हम इनको भौतिक रूप से भी अलग कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं किसी भी अनुपात में, और भौतिक रूप से अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वस्तुएं हैं हमारे आसपास की, हम उनको तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें प्रश्न बन जाता है अभी हमारे आसपास की वस्तुओं को हम किन समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं? इसमें उत्तर बन जाता है तत्वों में, यौगिकों में और मिश्रणों में। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। वीडियो को देखते देखते आपको यह अध्याय अच्छी तरह समझ आएगा, और इसके साथ ही आपको ये सभी प्रश्न जो हमने निशान लगाए हैं आपको याद भी हो जाएंगे। इससे आगे है जब हम यह समझ जाते हैं कि कण किस प्रकार संयोजित या मिश्रित होते हैं, तो हम विलयन को समझ सकते हैं। जैसे चीनी चाय में किस प्रकार घुल जाती है और उसे मीठा कैसे बनाती है। अब यहाँ पर ये विलयन शब्द आया है। विलेय, विलायक और विलयन। विलेय, विलायक और विलयन, ये 3 शब्द होते हैं प्यारे बच्चों। तो विलयन में क्या होता है? जैसे जल और चीनी का घोल दोनों मिलकर के विलयन बनाते हैं। विलयन में क्या होता है? जैसे उदाहरण के लिए जल और चीनी दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं?
विलयन बनाते हैं, जिसे हम शरबत भी कहते हैं, इसको हम कहेंगे विलयन। तो इसमें कहता है कि चीनी चाय में किस प्रकार घुलती है। कणों और मिश्रणों के संसार के पश्चात अब हम प्रकाश के संसार में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश की किरणें समतल और गोलीय दर्पणों से कैसे परावर्तित होती है। जो प्रकाश की किरणें हैं समतल और गोलीय दर्पणों से किस प्रकार परावर्तित होती हैं एवं लेंस से गुजरते समय मुड़ जाती हैं। इसके साथ ही इससे हमें आसपास की अनेक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझने में सहायता मिलती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना यह बताता है कि जब हम किसी चमकदार धातु के चम्मच की कोई छवि को देखते हैं तो क्या होता है। जो प्रकाश है जब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो क्यों हो जाता है, किसी चमकदार धातु से टकरा करके, यानी किसी चमकदार वस्तु से टकरा करके जो है जिसमें हमारी छवि दिखाई देती है, तो प्रकाश जो है परावर्तित हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो क्या होता है, यह संशोधक लेंस हमें स्पष्ट रूप से देखने में किस प्रकार सहायता करता है। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, ये प्रकाश का स्रोत है और ये सामने दर्पण लगा हुआ है, ये इससे टकराता है और वापस आता है, इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। इससे आगे है, केवल चमकदार दर्पण ही नहीं अपितु खुरदरी सतहें भी प्रकाश को परावर्तित करती हैं। तो इसमें ये प्रश्न बन जाता है भी क्या खुरदरी सतहें भी प्रकाश को परावर्तित करती हैं। हम कहेंगे ये हाँ, यस, खुरदरी सतहें भी प्रकाश को परावर्तित करती हैं। एवं चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से हमें दिखाई देता है, परंतु जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थितियों के आधार पर प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का एक अलग भाग चमकता दिखाई देता है, जिसे चंद्रमा की सुंदर कलाएं आकाश में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की सुंदर कलाएं क्या हैं, हम क्या देखते हैं कि या चंद्रमा की कलाएं क्या किसे कहते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि चंद्रमा का आकार दिन प्रतिदिन जो है अलग अलग दिखाई देता है। तो इसमें इस तरह से जो चंद्रमा का आकार है अलग अलग दिखाई देता है, वो क्या उसकी चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। आगे इसमें चंद्रमा की कलाओं के आवर्ती चक्रों का अवलोकन करने के परिणामस्वरूप मानव के लिए पहला कालदर्शक एवं दिनदर्शिका कैलेंडर बनाना संभव हुआ। दिनदर्शिका, कालदर्शक या दिनदर्शिका कैलेंडर बनाना संभव हुआ। तो इसमें चंद्रमा की कलाओं के आवर्ती चक्रों का अवलोकन करने के परिणामस्वरूप मानव के लिए जो है कैलेंडर जो है बनाना संभव हुआ था। तो इसमें यहाँ पर कालदर्शक जो समय को दर्शाता है, या दिनदर्शिका जिसको कहते हैं कैलेंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं, जिसकी सहायता से हम दिनों का हिसाब किताब लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो किसकी सहायता से संभव हुआ, चंद्रमा की कलाओं के आवर्ती चक्रों का अवलोकन करने के परिणामस्वरूप। सूर्योदय, सूर्य का उगना, सूर्यास्त, सूर्य का छिपना एवं चंद्र चक्रों के ध्यानपूर्वक अवलोकनों के संयोजन द्वारा विभिन्न दिनदर्शिका अस्तित्व में आए। सूर्य किस समय उदय होता है, सूर्य किस समय अस्त होता है, और चंद्र चक्रों के ध्यानपूर्वक अवलोकनों के संयोजन द्वारा विभिन्न दिनदर्शिका कैलेंडर अस्तित्व में आए। क्या यह रोमांचक नहीं है कि पृथ्वी पर हमारी दिनचर्या निर्धारित करने वाले दिनदर्शिका हमारे ग्रह से सुदूर स्थित पिंडों की गति से जुड़े हुए हैं। इसमें आगे है, ध्यान दीजिए कि मात्र दिनदर्शिका अथवा सूर्य एवं चंद्रमा की गतियां ही परस्पर नहीं जुड़ी हैं। यहाँ पृथ्वी पर सजीवों और उनके पर्यावरण के मध्य अद्भुत एवं जटिल संबंधों के प्रतिरूप पाए जाते हैं। प्रत्येक सजीव, जैसे छोटे कीट से विशालकाय व्हेल तक, घास की पत्तियों से लेकर ऊंचे वृक्षों तक, सभी वायु, जल, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश तथा अपने चारों ओर अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। इसमें क्या कहता है अभी, प्रत्येक सजीव, छोटे कीट से लेकर विशाल तक व्हेल तक, घास की पत्तियों से लेकर के ऊंचे वृक्षों तक, सभी वायु, जल, सूर्य के प्रकाश तथा अपने चारों ओर अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। क्योंकि पौधे हैं अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, सूर्य के द्वारा, इस तरह से। और हम किसको पर निर्भर करते हैं, पौधों पर निर्भर करते हैं। सभी जीव जो है पौधों का उपभोग करते हैं, उनके
जो खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं पौधों से प्राप्त होते हैं इस तरह से, और अनुक्रिया करते हैं। इस अनुक्रिया से हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाने वाले पारिस्थितिक तंत्र जो है बनते हैं। इसके विषय में हम आगे बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम इन सब अवधारणाओं को एक साथ रख सकते हैं। साथ ही यह समझने का प्रयास भी करते हैं कि मात्र पृथ्वी ही जीवन के निर्वहन हेतु पूर्ण उपयुक्त क्यों है। तो इसमें पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है, यह समझने का भी हम प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, हम उन अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौतियों को पहचान सकते हैं जो वर्तमान में हमारे ग्रह के समक्ष आ रही हैं। इससे आगे है, अति महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पृथ्वी सूर्य से एकदम उपयुक्त दूरी पर स्थित है। सूर्य से एकदम जो है उपयुक्त दूरी पर स्थित है, जहां जल द्रव अवस्था में है एवं इसका वायुमंडल हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो इसमें प्रश्न बन जाता है, पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है। तो हम कहेंगे पृथ्वी सूर्य से उपयुक्त दूरी पर स्थित है। पहला पॉइंट, जल द्रव अवस्था में है, वायुमंडल हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसके साथ ही वायुमंडल हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियां इसके तापमान में परिवर्तन का कारण बन सकती है, जिससे जलवायु प्रतिरूप बिगड़ सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप परिणाम जो है अत्यंत भयावह हो सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमने बताया कि पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है। इसका उत्तर है, पहला पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य से एकदम उपयुक्त दूरी पर स्थित है। नंबर 2, जल द्रव अवस्था में है एवं इसका वायुमंडल हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। नंबर 3, इसके साथ ही वायुमंडल हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें यहाँ तक जो है आ जाता है कि पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है, या पृथ्वी पर जो है हमारे लिए जीवन जीने के लिए क्यों उपयुक्त है या कैसे उपयुक्त है। परंतु आगे कहता है इसमें मानवीय गतिविधियां, क्या है भी, मानवीय गतिविधियां इसके तापमान में परिवर्तन का कारण बन सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका तापमान जो है सामूहिक रूप से, यानी हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसके कारण बढ़ रहा है, जो मानवीय गतिविधियां हैं उनके कारण, मानवीय गतिविधियां के कारण, जिससे जलवायु प्रतिरूप बिगड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, जलवायु का रूप जो है प्रतिरूप जो है बिगड़ेगा और इसके जो परिणाम जो है हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि तापमान बढ़ने से क्या है, जो बर्फ़ है ध्रुवों के ऊपर वो पिघलेगी, बर्फ़ के पिघलने से फिर जो है बाढ़ का खतरा जो है मंडराने लगेगा। यहाँ पर इसमें ये चित्र दिखाए गए हैं और यहाँ पर भी ये जो है प्यारे बच्चों चित्र जो है दिखाए गए हैं। पृथ्वी की इस समस्या और उसके किसी भी संभावित समाधान दोनों के मूल रूप हम ही हैं। इसमें पृथ्वी की समस्या ग्लोबल वार्मिंग और इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है, इसके दोनों के मूल रूप जो है हम ही हैं। हम ही पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित कौन करता है, मनुष्य अपनी गतिविधियों के द्वारा। परंतु ये हम ही हैं जिन्हें विज्ञान का उपयोग कर इन परिवर्तनों को समझना है और हमें ही इन परिवर्तनों को समझना होगा और इसी दिशा में कार्य भी करना होगा। इस तरह से इस वीडियो में आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।